सातवाहन वंश में जो शासक हुए उनमें से ये 23वां नंबर का शासक था। ये किसके नंबर का शासक है? 23वें नंबर का शासक है। क्या वो नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया किसी ने? तो ये क्या है? अपने वंश का। इससे पहले हमने एक शासक पढ़ा था हाल, वो 17वां शासक था जिसका वर्णन मिलता है। अब किसका मिलता है? 23वें शासक के रूप में। हमने ये तुमसे पहले ही बता रखा है कि ये ऐसा वंश है जिसका इतिहास सिक्कों और अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। तो जो बीच के गायब हो जाते हैं उनको फिर गायब ही रहने देते हैं लोग। तो 23वां शासक था ये अपने वंश का, और सातवाहनों का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक है। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली और महानतम शासक है। यानी सातवाहनों का सबसे शक्तिशाली और सबसे महानतम शासकों में से एक है कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी या बलश्री सातकर्णी। इसके विषय में जितनी भी चीजें हमें उल्लेख मिलता है वो सारा का सारा उल्लेख हमें मिलता है इसके माता जो है बलश्री, यानी गौतमी बलश्री, इनका एक अभिलेख है। कहाँ का? नासिक अभिलेख। उस नासिक अभिलेख से हमें इनके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कैसे जीत की और इनके क्या क्या उपाधियां थी, उस सब के विषय में हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो एक पॉइंट लिख लें, हम बस उसी से आ जाएंगे। देखो, गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से के नासिक अभिलेख से नासिक अभिलेख से क्या मिलता है हमें? सातकर्णी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हमारी जानकारियों का मेन स्रोत कौन सा है? नासिक अभिलेख। और इस नासिक अभिलेख को देखो, अब समझना, इस नासिक अभिलेख को प्रशस्त भी कहते हैं। प्रशस्त क्या होती हैं? हाँ, प्रशस्तियां वो होती हैं जहां पर किसी भी शासक की प्रशंसा की जाती है, उसके विषय में उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है, उनको क्या कहते हैं? प्रशस्ति। जहां पर भी, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं जो नासिक अभिलेख है वो क्या है? एक प्रशस्ति भी है, जिससे हमें क्या मिल जाती है? बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। किसके बारे में? गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में। और सातकर्णी के विषय में जो जानकारियां मिलती हैं उसमें उसकी उपाधियां, इसकी सातकर्णी की उपाधियां क्या है? उपाधियों का मतलब समझ रहा है कि उसमें उसको नाम लेके क्या क्या पुकारा गया है। कौन कौन सी उपाधियां उसकी मिलती हैं? लिख लो भाई। अद्वितीय ब्राह्मण, देखो, अद्वितीय ब्राह्मण, इसको क्या क्या कहा गया है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, पर्वतों का स्वामी, हाँ, पर्वतों का स्वामी, पर्वतों का स्वामी। अगला लिखो, आलम निलय, सॉरी, आगम निलय, आगम निलय।
आगम निलय का मतलब होता है क्या? वेदों को आश्रय देने वाला। अब ये कह दो कि आगम तो जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ा है। अगर तुमने पढ़ा हो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई आगम सर, तो आगम तो हमने पढ़े, बौद्ध धर्म के जो साहित्य है, तो सॉरी जैन धर्म का जो साहित्य है उसे क्या कहा गया है? आगम। फिर ये आगम निलय क्यों वेदों से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? भाई कुछ तो कारण होगा कि आगम से तो जैन धर्म से जोड़ा जाता। इसका कारण ये कि जो दक्षिण भारत में जो साहित्य है, वैदिक साहित्य से मिलता हुआ या जो धार्मिक साहित्य है, उसे क्या कहा गया है? आगम। समझ गए? यानी दक्षिण भारत में भी जो साहित्य है, जो कहा जाए तुम्हारा धार्मिक साहित्य खासकर, उसको क्या कहा गया है? आगम कहा गया, इसलिए आगम निलय बोल दिया गया। ठीक, अगला भाई लिख लो। त्रिय समुद्र, त्रिय मतलब तीनों, त्रिय समुद्र, तोय पिता, वाहन। हाँ, अभी ये समझ में आएगा क्या है, क्यों है पा रही हो। यवन शक, यवन शक का विनाशक। यवन शक का विनाशक, यानी ये सब क्या मिलती है इसकी? उपाधियां मिलती हैं किसकी? गौतमीपुत्र सातकर्णी की, सब किसमें है? नासिक अभिलेख में। अब नासिक अभिलेख में और क्या क्या मिलता है? नासिक अभिलेख में हमें और भी कई सारी चीजें मिल रही हैं। क्या? नासिक अभिलेख में ये बताया गया कि ये ऐसा शासक था जिसने पूरे के पूरे लगभग दक्षिण भारत पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये पूरा क्षेत्र इसी के क्षेत्रों में समिट गया था। इसीलिए तीनों समुद्रों का वो किया गया है, एक दो और तीन, तीनों क्षेत्रों को विस्तार कर लिया था। यहां पर कुछ शक शासक बैठे हुए थे गुजरात के आसपास वाले क्षेत्र में। कौन थे? कुछ शक शासक बैठे हुए थे। इन शक शासकों पर भी उसने क्या किया था? अधिकार। यहाँ का एक शक शासक का नाम मिलता है, कौन? नहपान। ये एक शक शासक है नहपान। खासकर इसका ये गुजरात का देखते हो ना, ये वाला हिस्सा, ये भारत का, ये, अरे हम तो भूल ही जाते हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये पूरे हिस्से पर उसका शासन था, शक शासक का। और उस शक शासक का नाम क्या था? नहपान। ये क्षयरात वंश का एक शासक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके थोड़ा सा। क्षयरात वंश का शासक है नहपान। वो इस क्षेत्र पर अधिकार, शक शासक है, इस क्षेत्र पर उसका अधिकार था। अब इसने क्या किया कि जो इस पूरे क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा था, इसने इसकी क्या कर दी? इसको हरा दिया। और हराने के बाद इसने क्या कर लिया? यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। और शासन स्थापित करने के बाद जो यहाँ वाले क्षेत्र में एक यहाँ पर एक इसका टकसाल थी, टकसाल जानते हो? मिंट, जहां पर सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं। तो वहां पर इस जगह पर, यहाँ पर अगर तुम्हें कभी ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक जगह मिलेगी मैप में, इसमें दिख रही होगी मैप में, एक जगह मिलती है जोगल थम्बी। ये महाराष्ट्र के रीजन के ही पास में जगह पड़ती है जोगल थम्बी। खासकर ये कहाँ, नासिक कहाँ है? नासिक ये है, नासिक के आसपास में मिल जाएगी जोगल थम्बी। जोगल थम्बी में टकसाल थी किसकी? नहपान की। नहपान की टकसाल की, उस टकसाल पे जितने सिक्के प्राप्त हुए, फिर से इन्हीं सिक्कों को फिर से किसने चला दिया? हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसा किस लिए प्राप्त होता है? क्योंकि इन्होंने सात वाहनों ने स्वर्ण और चांदी को अमूल्य धातु में माना, इसलिए इन्होंने किस चीज के सिक्के चलाए?
लेकिन इस वाले क्षेत्र में इसने रजत सिक्के चलाए, चांदी के। क्यों? क्योंकि इसके जीते हुए सिक्के थे, इसी का क्षेत्र था, उन्हीं पर अपना अंकन करा दिया दूसरी तरफ, और उन्हीं को क्या कर दिया, चला दिया। तो ये हमें ये पता कहां से चलती हैं, ये हमें पुराने अभिलेख जो मिले हैं, यहां से सिक्के मिले हैं, उनमें एक तरफ क्या है, नेपान का अंकन है, दूसरी तरफ किसका अंकन है, सातकर्णी का। लेकिन अब उस टाइम में सातकर्णी सबसे महान शासक है, तो ये माना जा रहा है ना कि ये इसके नीचे शासक हो गया, इससे उन्होंने जीता होगा। तो उसके आधार पर हमें एक चीज पता लग जाती है, लिख लो भाई पॉइंट एक, ये सब इसी में नासिक अभिलेख में लिखो। सातकर्णी ने शक शासक सातकर्णी ने शक शासक नैपान को पराजित कर नैपान को पराजित कर कर उसकी टकसाल जोगल थंबी पर अधिकार कर लिया। जोगल थंबी लिख पा रहे हो, जोगल थंबी, टकसाल जोगल थंबी पर अधिकार कर लिया तथा वहां से प्राप्त रजत सिक्कों को, यानी चांदी के सिक्कों को पुनः चलाया। क्या किया इसने, उन सिक्कों को पुनः दोबारा से उन्हीं सिक्कों को चलाया। क्लियर बात? अब देखो, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसने पूरा दक्षिण भारत जीत लिया, यानी दक्षिण भारत पर, पूरे दक्षिण भारत पर इसने अधिकार कर लिया। इसलिए इसने फिर से कौन सी, दक्षिण भारत पर अधिकार करने पर एक ही उपाधि लेते हैं ये लोग, कौन सी, दक्षिणापथेश्वर। लिखो इसमें, इसी में वर्णन है नासिक अभिलेख में, लिखो इसने दक्षिण भारत पर अधिकार, संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार कर, इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार कर दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। इसी अभिलेख में लिखा गया है कि इसके घोड़े कैसे क्या करते थे, तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अधिकार तीनों समुद्रों के आसपास था। इसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। क्लियर बात? देखो, दूसरा एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, इसने ऐसा काम किया कि जो अभी तक बिल्कुल अलग था। क्या? वो इसके नाम से दिख रहा है तुम्हें, हाँ, इसने एक नई प्रथा चला दी कि शासन व्यवस्था माताओं के नाम पर चलाया जाएगा। शासक देखेगा कौन, राजा ही देखेगा, लेकिन जो उसमें मेन भूमिका, जैसे नहीं होता कि शासन राष्ट्रपति के नाम पे चल रहा है और देख कौन काम कर रहा है, प्रधानमंत्री अपने यहाँ देखते हो, ऐसे ही होता है। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि शासन अब माताओं के नाम से चलाया जाएगा और शासक भी उन्हीं के नाम से जाने जाएंगे। ये प्रथा प्रारंभ किसने की है, इसी ने। एक पॉइंट नीचे आके लिख लो फिर, देखो इसने इसने शासकों के नाम के आगे माताओं के नाम को रखने की परंपरा प्रारंभ की परंपरा प्रारंभ की।
हाँ, माताओं को नाम को लिखने की या रखने की परंपरा प्रारंभ की। इसीलिए तुम देख रहे हो अभिलेख भी मिल रहा है, तो कौन लिखा, किसका मिल रहा है? बलश्री का। यानी एक नई परंपरा आ गई कि इनकी माताओं के नाम आगे लिखे जाएंगे, उनके नाम से शासन किया जाएगा। शासन शासक करेगा, लेकिन नाम किसका चलेगा? माताओं का। उन्हीं के नाम से ये जाने जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं कि ये अभी इतना ही है, एक और है अभी इसके बाद। जो इसकी पत्नी है, जो इसकी पत्नी का नाम क्या है? वशिष्ठी। वशिष्ठी। तो वशिष्ठ ने अपने बेटे के शासन के दौरान एक अभिलेख लिखवाया, जिस अभिलेख में इसकी बहुत तारीफ की गई। किसकी? सातकर्णी की। इसको अर्जुन, भीम, इनके समान धनुर्धर बताया गया है, ताकतवर बताया गया है, यानी बहुत ज्यादा क्या बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। लेकिन क्या है, हमें इतिहास में इसलिए इनको जानने की जरूरत पड़ती है, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, किस सातवाहन शासक की तुलना अर्जुन, भीम इन सब से की गई है? तो इसलिए हम इसको जान लेते हैं। लिख लो एक पॉइंट। वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ पुत्र पुत्र पुलवामी के वशिष्ठ पुत्र पुलवामा के नासिक गुहा लेख। गुहा लेख, गुहा लेख तो जान ही गए हो क्या होते हैं? नासिक गुहा लेख। गुहा लेख में इसको किसको? सातकर्णी को। इसको इसको कैलाश के समान अटल, कैलाश के समान अटल, कैलाश के समान अटल, अटल मतलब अड़िग, जो खड़ा है कि वो एकदम मजबूत, कैलाश के समान अटल, श्रेष्ठ धनुषधर, धनुर्धर धर तथा तथा राम राम कृष्ण, अर्जुन तथा भीम के समान योद्धा बताया गया है। भीम के समान योद्धा बताया गया है। क्वेश्चन की अब यहां पर इतना सब पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई। इतना तो हमने पढ़ लिया एक शासक के विषय में, क्वेश्चन किस तरीके से पुट किए जाते हैं इनको और जान लेना है, क्योंकि फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो, निम्न में से किसकी तुलना, निम्न में से किसकी तुलना भीम, राम, अर्जुन के समान योद्धा के रूप में की गई है? सातकर्णी, ठीक, या किसके अभिलेखों में, या ऐसे भी आ सकता है कि सातकर्णी या गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना भीम, या ऐसे का बदल दें, अगर हम क्वेश्चन को बदल दें कि महाभारत के योद्धाओं के समान की गई है, तब भी कौन रहेगा? बात तो वही है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन, अब इसमें एक ओवरव्यू में क्वेश्चन की बात कर लें, कितने क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो बनता है वो यही है, सबसे सबसे शक्तिशाली शासक। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो इसकी उपाधियों से आता है। उपाधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अद्वितीय ब्राह्मण, समझ गए? अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण, ये जो उपाधि है ये इंपॉर्टेंट है, ये को पूछी जाती है। दूसरा क्या पूछता है कि इसकी विजयों का वर्णन या इसके बारे में उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? नासिक अभिलेख। और तीसरा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सीधा आता है, कहां गया ये, इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने नहपान को पराजित किया, दूसरा कि नहपान के किस क्षेत्र को पराजित कर सिक्के प्राप्त किए थे, कौन सी जगह थी?
युगल संधि। समझ गए? इतने इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे भी गए हैं, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं अभी तक। हाँ, वो समकालीन राजा पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछ, ऐसे पूछ सकता है ना कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन कौन सा शक शासक था। अभी हम लोग शक शासक पढ़ेंगे तो नाम आएगा इसका फिर से, न्यायपाल का। तो इस तरीके के हमारे पास इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसका पुत्र शासक बना, जिसका नाम था क्या, पुलवामी। लेकिन माताओं के नाम से जाने जाने के कारण उसका क्या आ गया, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो अगला शासक कौन हो गया हमारा, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। एक चीज अभी भी ध्यान रखना, डेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बड़े ध्यान से अभी तक, नहीं तो तुम रटने में लग जाओ कि कब शासक बना, क्या था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। हाँ, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुमसे केवल इतना क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि इनकी क्रोनोलॉजी बताइए, कि कब कब शासक हुए, मतलब किसके किसके बाद कौन हुआ। ये नहीं पूछता यहां पर कभी भी कि इनकी डेट क्या है, तिथि क्या है। तो अब जब तक उन पे नहीं बोला जा रहा है तब तक हम दिमाग ना लगाएं, सीधी सी बात है, जब तक ये ना बोला जाए तब तक हम दिमाग ना लगाएं तिथियों पर, क्योंकि कोई बड़ा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के बारे में जो हमें चीजें मिलती हैं, जो हमें ज्ञात होता है, जो जानकारियां मिलती हैं, वो किससे मिलती है, नासिक गुहा लेख से। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ठीक। इसके विषय में हमने जानकारी कहां से प्राप्त होती है, नासिक गुहा लेख से, जिससे हमें कुछ अलग अलग जानकारियां इससे प्राप्त हो रही हैं। अब वो जानकारियां क्या हैं, एक बार समझे। इसने क्या किया है, इसने एक नया नगर बसाया है, नासिक के पास में ही एक नया नगर बसाया था जिसको बोला नवनगर। इसीलिए इसको नवनगर का क्या कहा गया, स्वामी कहा गया। उपाधियां लिख लो भाई। अच्छा, एक पॉइंट लिख लो, लिखो, इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत, जानकारी का मुख्य स्रोत नासिक गुहा लेख है। नासिक गुहा लेख है। लिखो अगला पॉइंट, उपाधियां। यहां पर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, उपाधियां। उपाधि में एक तो देखो गिनी हुई उपाधि है जो सब ले रहे हैं, वो कौन सी है, दक्षिणापथेश्वर, जो सभी ले रहे हैं, पूरा पूरा बंश हर कोई एक उपाधि ले रहा है। दूसरा, इसको क्या कहा गया, नवनगर का स्वामी। और इसको कहा गया आंध्रपति। आंध्रपति, आंध्रपति क्यों कहा जा रहा है इसको, इसको आंध्रपति क्यों कहा जा रहा है, आंध्रपति इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जो आंध्र प्रदेश के पास जो अमरावती वाला क्षेत्र है, अमरावती वाले क्षेत्रों में इसने क्या किया है, इसमें अशोक का स्तूप बना था पहले। अशोक ने क्या बनवाए थे, स्तूप। तो इनमें स्तूप बना था, इसने उस स्तूप का पुनर्निर्माण करा दिया। इसने क्या किया, उस स्तूप का पुनर्निर्माण कराया, और जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ किसका दी, अमरावती। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, आंध्रपति कहा गया है। लिखो, लिख लो। इसने अमरावती स्तूप का पुनर्निर्माण कराया, अमरावती स्तूप का पुनर्निर्माण कराया।
पुनर्निर्माण कराया तथा उसको अपनी राजधानी बनाया, सॉरी, तथा अमरावती को अपनी राजधानी बनाया, तथा अमरावती को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर बात? अब उनने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, लिखो, शक शासक, शक शासक रुद्रदामन द्वारा रुद्रदामन द्वारा द्वारा इसको 2 बार पराजित किया गया। दो बार पराजित किया गया। पराजित किया गया, परंतु उसका दामाद होने के कारण इसका राज्य वापस कर दिया गया। परंतु उसका दामाद होने के कारण उसका राज्य वापस कर दिया गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको 2 बार पराजित किया था रुद्रदामन ने। अभी आएगा, रुद्रदामन भी एक बहुत बड़ा शासक है शकों का। तो बार पराजित करता हूं तो इसको राज्य क्या कर दिया? वापस कर दिया। इसका राज्य वापस कर दिया, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल राज शासन करते रहे। अब जैसे शासन दोनों एक तरफ कर रहे थे, लेकिन इसने अपने अभिलेख कई जगह लिखा है। जैसे इसके अभिलेख हमें अभी पता लगा है क्या? नासिक गुहा लेख में मिलते हैं, अमरावती में मिलते हैं, कन्हेरी की गुफाओं में मिलते हैं, नवनगर में मिलते हैं। लिख लो पॉइंट, अभी आएंगे ये सब चीजें, कुछ इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसके अभिलेख, इसके अभिलेख अभिलेख कहाँ कहाँ मिलता है? नासिक गुहा लेख, नासिक गुहा लेख, अमरावती, अमरावती, कार्ले तथा कन्हेरी, कार्ले तथा कन्हेरी की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। आगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके लिए बड़ा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? देखो इसके सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर, सिक्कों पर 2 पतवार वाली नावों का, 2 पतवार वाली नावों का अंकन प्राप्त होता है। 2 पतवार वाली नावों का अंकन प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट डलाया है। अब इस ये क्या शो करता होगा? अगर आप मान ले रहे हैं एक व्यक्ति है जो पुरातत्व वाले हैं, आर्कोलॉजिस्ट है, और आपको ऐसा कोई सिक्का मिलता है, तो आप क्या समझेंगे? हाँ चलो, इसका मतलब ये कि इसके समय जली व्यापार होता होगा, और जली व्यापार तो तभी होता होगा जब इसका क्षेत्र समुद्र के किनारे पर हो राज्य।
भाई इससे यही चीज तो पता लगेंगी, वैसे किसको बनवाने का कोई कारण ही नहीं बनता। तो हमें इस बात से पता लग जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे व्यक्ति के, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसके बाद एक शिवश्री शासक हुआ, शिवश्री पुलवामी, नाम मात्र के शासक हैं। इनके बारे में लिख लो भाई 2 लाइंस। शिव श्री, शिव श्री मतलब इनकी माता का नाम क्या था? शिव श्री, शिव श्री, शिव श्री। एक शासक और लिख लो छोटा सा पहले, शिव श्री सातकर्णी। सातकर्णी एक तरीके से उपाधियां हैं ये, जो मनाता है वो ले लेता है। शिव श्री सातकर्णी। एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस जरा सा, उसके बारे में ये जानने की जरूरत है, लिखो। यह रुद्र दामन का दामाद था। रुद्र दामन का दामाद था, और कोई इसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है, केवल यह है इसलिए थोड़ा सा लिखाया गया है कि क्रोनोलॉजी में दिखता रहे। विशिष्ट पुत्र पुलवामी है ना? हाँ दामाद दोनों। समझ गए? तो ये इस तरीके से हमें ये पता लगता है क्यों क्यों ऐसा दामाद, क्या मतलब ये। तो अब एक व्यक्ति का और थोड़ा सा फेमस हुआ है इन सब में, उसका नाम है क्या? यज्ञश्री सातकर्णी। वो ये माना जाता है कि इस वंश का अंतिम महान शासक है, अंतिम शक्तिशाली शासक है, जिसके पास क्या थोड़ी सी पावर है, जो अपने आप को मजबूत रखे हुए है। बस उसके बारे में हमें केवल ज्यादा जानकारी, और एक और फैक्ट उसके बारे में हमें जानना होता है कि उसके भी सिक्कों पर नावों का अंकन है। 2 पतवार वाली नहीं है उसके पास, लेकिन क्या किस चीज का अंकन मिलता है? नाव बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि इसके बाद जो शासक हुए उनके अंतर्गत में कोई ऐसी विशेष चीज नहीं मिली। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ऐसा शासक होगा जो अंतिम रूप से सबसे मजबूत होगा, जिसका साम्राज्य अभी भी समुद्रों के आसपास होगा। इसके बाद के जो शासक आए उनके सिक्कों पर वो शुद्धता नहीं मिलती है, उनके सिक्कों पर ऐसी किसी चीज का अंकन नहीं अच्छा मिलता है। तो ये मान लेते हैं कि धीरे धीरे कैसे होने लगे, कमजोर होने लगे, और इन शासकों का धीरे धीरे कैसा हो गया, विखंडन हो गया, और नए छोटे छोटे राजवंश आ गए। तो अब हमारे पास केवल एक व्यक्ति को जाने, जिसका नाम है कौन? यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी एक तरीके से उपाधियां हैं जो सबने ले डाली हैं, किसी ने छोड़ा ही नहीं। इनके बाद एक आते हैं पुलमावी। पुलमावी 4th नंबर के। इसके क्या है अंतिम शासक, पहले ये डालो, यज्ञश्री सातकर्णी। देखो बस कुछ नहीं, हाँ उनके बाद बस एक ही शासक है जिसको तुम्हें थोड़ा पूछा जा सकता है हल्का सा, यज्ञश्री सातकर्णी। लिखो, ये सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक है। ये सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक है। इसके सिक्कों पर अंतिम महान शासक है, इसके सिक्कों पर इसके सिक्कों पर नाव का अंकन प्राप्त होता है। इसके सिक्कों पर किसका अंकन प्राप्त होता है? नाव, नाव का अंकन प्राप्त होता है। अब एक लाइन लिख के चाहे खत्म कर दो। पुलमावी चतुर्थ सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। पुलमावी चतुर्थ सातवाहन वंश का अंतिम शासक था।
कौन था अंतिम शासक था, लिख लो एक पॉइंट। इसके बाद सातवाहन वंश छोटे छोटे सातवाहन वंश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। अब कुछ चीजें जो जानने लायक इंपॉर्टेंट क्या क्या है भाई, ये सातवाहनों के बारे में हमने जान ही लिया। अब सातवाहनों के बारे में कुछ और जानने की जरूरत है। देखो, सातवाहनों के विषय में अब हमें जो दूसरी चीज जानने वाली इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या, थोड़ा सा इनका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, कला एवं संस्कृति का क्षेत्र। कला एवं संस्कृति के जब क्षेत्र में हम इनको देखते हैं तो हमें कुछ चीजें ऐसी दिखती है जो अलग थी। जैसे इनका जो क्षेत्र ज्यादातर रहा है वो कौन सा रहा है, ये वाला क्षेत्र रहा है। अब इस क्षेत्र में अगर हम ये देखें तो यहाँ पर क्या है, सब पहाड़ियां हैं भाई, अजंता एलोरा सतपुड़ा, ये सब पहाड़ियों वाला क्षेत्र है पूरा, इधर की तरफ और इधर तरफ ये पूरा। तो ऐसी में स्थितियों में इन लोगों ने कई सारी गुफाओं, चैत्यों, इन सब का निर्माण कराया। इसके साथ साथ इन्होंने एक उनको बनवाने के लिए एक नई प्रथा चलाई, उनको नए तरीके से बनवाया। नए तरीके से बनवाने का मतलब क्या होता है कि ना, हर किसी क्षेत्र की एक अपनी शैली होती है घर बनाने की। जैसे अपने यहाँ अलग बनाए जाते होंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो कुछ दूसरा डिजाइन यूज करते होंगे लोग। तो हर जगह की अपनी एक शैली, तो इन्होंने जिस अपनी तरफ बनवाए उस तरीके की शैली को एक नया नाम दिया गया और उसको बोला गया अमरावती शैली। जिस तरीके से इन्होंने बनवाया उसको क्या बोला गया, अमरावती शैली। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अमरावती शैली के जन्मदाता कौन हो गए, सातवाहन। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्यों, क्योंकि इन्होंने अमरावती वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार से चीजों का क्या कराया है, निर्माण। उसी के नाम पर उसको क्या कर दिया गया, अमरावती शैली। जो इसमें मिलता है नासिक, ये अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें कौन सा, नासिक। नासिक के बाद इधर की थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर एक गुफाएं भी मिलती है। अगर मैप में तुम देखना, यहाँ पर ये लिखा है क्या, कारले, ये वाला तो हट जाएगा, कारले, ये है नासिक, कारले। ठीक, कारले के बगल में ही हम इधर थोड़ा सा बढ़ेंगे, इधर की तरफ यहाँ पर मिलता है कन्हेरी। समझ गए, अरे अरे बेकार है भाई, अरे गलत लगाया गया है फिर यार। हमें लगा निकल जाएगा। देखो, इनके तरफ क्या हुआ, जैसे नासिक हुआ, नासिक में भी पहाड़ियां हैं, कारले में पहाड़ी क्षेत्र है, कन्हेरी भी पहाड़ी क्षेत्र है, भांजा, भांजा भी पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक, इन इन क्षेत्रों में और भी कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं। और इन्होंने क्या किया, इन पहाड़ी क्षेत्रों में सब गुफाओं का निर्माण कराया। इन गुफाओं के अंतर्गत इन्होंने क्या बनाए, चैत्य बनवाए। क्या निर्माण कराया, चैत्य। इन चैत्यों का निर्माण किया गया। चैत्यों में भी, निर्माण में चैत्य भी अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। तो इन्होंने जो चैत्य बनवाए वो मोस्टली कैसे हैं, आयताकार चैत्य। अब चैत्य क्या होता है, देखो, जैसे ये एक पहाड़ी में मान ले रहे हैं, कोई पहाड़ी है ये पूरी, ठीक, इस पहाड़ी को उन्होंने इस तरीके से गुफा के रूप में काट दिया, कट गई। अब इसके अंदर क्या हो गई, जगह बन गया, गेट बन गया। इसके अंदर उन्होंने हाल टाइप की बना दी, क्लियर। अब इसमें जाके लास्ट में जो खत्म हो रही है, यहां पर एक स्तूप बना दिया। क्या बन जाता है, एक स्तूप बन गई।
यहाँ वाले क्षेत्रों में जैसे इधर क्षेत्र बने हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या बना दी, कमरे टाइप के, इसमें रहने या साधना करने के थे। बैठने की भी थी, होती रहती थी, लेकिन इनके साथ साथ ठीक, तो इनमें क्या होता था, यहाँ पर ही प्रार्थनाएं करते रहते थे या यहाँ सभाएं कर लेते थे, और ये स्तूप होता था। अब देखो, तो ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई, इनको क्या कहा गया, चैत्य। चैत्य कहलाते हैं ये, चैत्य, ये यानी एंट्री गेट, इसके आसपास ये देखो सब बैठने की इधर उधर, ये खाली जगह, जा लास्ट में जाके क्या बना होता था, किसी कोई महान व्यक्ति रहा होगा उसके, मतलब जो उन गुफाओं में पहले रहा होगा, या कोई भिक्षु होगा बड़ा, उसका क्या बना दिया, स्तूप बना दिया। तो ये क्या कहलाते थे, चैत्य। तो ये बने हुए होते थे। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैत्य बना वो कौन सा बना, काले का। काले का चैत्य वर्तमान भारत का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर चैत्यों में से एक है। ये चैत्य सबसे फेमस है, कौन सा, काले चैत्य। काले चैत्य के साथ साथ ये क्या है, ये सब गुफाएं हैं। अभी हमने गुफाओं में पढ़ा, गुहा लेक, गुहा लेक कहाँ होते थे, गुफाओं में लिखाए जाते थे। तो ये सब क्या है, गुफाएं हैं, जो किसके समय बनी, सातवाहनों के समय बनी। इसके ये तो बन ही रहा था। इधर दूसरी तरफ इन्होंने अमरावती में, अमरावती में निर्माण कराया, जिसमें निर्माण में एक तो महत्वपूर्ण बात यही थी कि अमरावती में एक तो राजधानी जब कहीं परिवर्तित होती है तो क्या होता है, उनके लिए भवन बनवाए जाते हैं। भाई अगर मान लो होता तो क्या होता, पार्क भी बनवा रहे हैं लोग, नई नई बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, मंदिर बनवाते हैं। तो ऐसे में एक नई परंपरा स्टार्ट हुई बनवाने की, जिसको उन्होंने क्या कह दिया, अमरावती शैली, जिसके बनाए जाते थे। और इनमें इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल जो मिला, वो मिलता है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप अगर देखा जाए तो बेसिकली अमरावती स्तूप का जो मेन स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने। अशोक के बाद इसका पुनर्निर्माण कराया गया, और इसके आसपास कुछ और स्तूप बनवाए गए। तो यानी ये कारण से जो अमरावती शैली प्रसिद्ध हो गई इन सब चीजों में। अब दूसरी तरफ अगर हम एक और चीज देखें, एक तो ये चल ही रहा है, दूसरी तरफ अगर हम इनके सिक्कों की बात करें, सिक्के भी हमने ये सीखा ही है, इन्होंने किस चीज के सिक्के चलाए ज्यादातर, शीशे के। क्यों, कारण पूछ सकता ना, क्यों सिक्के शीशे चलाए, इसलिए इनका ये मानना था कि सोना और चांदी कैसी बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य धातु है, इसलिए इन्होंने किस चीज के सिक्के चलाए हैं। अब इनके कुछ फॉलोअर्स सिक्के भी चलाए गए, कुछ बाद में और शासकों के नाम मिलते हैं, कुछ शक शासक भी हुए, सॉरी एवन शासक भी हुए, उन एवन शासकों ने भी सिक्के चलाए हैं, किस चीज के, शीशे के। तो उनके शीशे के सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हम भी आगे जाके पढ़ेंगे, स्ट्रेटो फर्स्ट, स्ट्रेटो सेकेंड, इन्होंने भी क्या चलाए हैं, शीशे के सिक्के चलाए हैं। तो उन्होंने भी सिक्के से शीशे के सिक्के चलाए थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने, भारतीय जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चलाए, वो कौन से थे। अब इसमें हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किसने रजत सिक्के चलाए। अभी हमने पढ़ा था जोगल थम्बी से उसको मिल गए, उन्होंने क्या कर दिए, फिर से चला दिए, तो उनके ही सिक्के चलाए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें ये निकल के आ रही है, क्यों, ऐसा क्यों। अभी हम इसमें जब दूसरी तरफ जाएंगे तब में और समझ में आएगा, इनके पैरेलल वाला। क्योंकि अभी तक तो हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, सातवाहन ही पढ़ रहे हैं। जब हम विदेशी शासकों को पढ़ेंगे तो हमें एक चीज क्लियर होगी कि सिक्कों की पहचान कैसे करी जा रही है, क्योंकि वो आने से बहुत सी चीजें बदल गई हैं, उनके आने से, जो अभी यवन शासक आ रहे हैं उनकी वजह से। क्योंकि यवन शासक तो आ ही चुके हैं, इनके समय तो शक भी है, वो पहले ही आ चुके हैं, तो उनका भी प्रभाव इन पे रहेगा। तो भाई इनके आर्ट एंड कल्चर में लिख लो, लिखो, सातवाहन शासकों ने, सातवाहन शासकों ने अमरावती शैली का विकास किया, अमरावती शैली का विकास किया।
पहले पॉइंट लिख लो। इन्होंने अमरावती में अशोक के स्तूप का पुनर्निर्माण किया तथा तथा इन्होंने अमरावती में अशोक के स्तूप का पुनर्निर्माण किया तथा उसके आकार में वृद्धि की, बड़ा बनवा दिया। यानी जो अशोक ने स्तूप बनाया था अमरावती में, उसको इन्होंने रिनोवेट कर दिया और उसको क्या बना दिया, बड़ा करा दिया तथा अन्य स्तूपों का निर्माण कराया। अगला पॉइंट लिख लो भाई। सातवाहनों ने महाराष्ट्र में, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, तो इसीलिए महाराष्ट्र को जोड़ के लिखवा दे रहे हैं, पूरा याद भी रहेगा और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में नासिक, कारले, कन्हेरी, भांजा 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 आदि गुफाओं तथा चैत्यों का निर्माण कराया। चैत्यों का निर्माण कराया। लिखो अगला पॉइंट नीचे लिखना है जाके, लिखो कारले चैत्य, भारत का सबसे बड़ा, कारले चैत्य भारत का सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित, सुरक्षित तथा सबसे प्रसिद्ध चैत्य है। अब चैत्य समझ गए, चैत्य होते क्या है, अगर कब चैत्यों में क्या होता है, लास्ट में स्तूप बना होता है हमेशा। कार्लिक चैत्य लिखो। अगला एक पॉइंट और लिख लो, ये आयताकार आकृति में बने हुए हैं। ये आयताकार आकृति में बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि अर्ब हो नहीं सकते, अर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे बने हुए हैं, आयताकार आकृति में। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी एक तरीका क्या है, जैसे बिहार नहीं बनाए जाते थे, समझ गए, उसी तरीके का तो है। केवल फर्क क्या है कि ये गुफाओं को काट के बनाए गए और इनके आसपास और लास्ट में क्या बना होता था, स्तूप बना होता था, जिसके कारण इनको चैत्य कहा गया। तो मैं चैत्य का मतलब समझते हो, हमने बताया था कि चैत्य स्तूप भी कहे जाते थे, जहां चिताओं के स्थान पर जो बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, चैत्य स्तूप। तो उसी के आधार पर इनको क्या कहा गया है, चैत्य, और इनमें कोई खास बात नहीं है। समझ गए। अब देखो भाई, अब एक इंपॉर्टेंट चीजें सारी लिख चुके हो, अब एक बार वो लिख लो, शीशे के सिक्के, छोटी हेडिंग बना लो, ये सीधा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे जब शीशे के सिक्के आएंगे। फिर तुम्हें अभी ले चलते हैं विदेश, पहले शीशे के सिक्के पढ़ लें फिर।
अगर हम शीशे के सिक्कों की बात करें, लेड, इसको क्या बोलते हैं, लेड, पीबी। देखो, शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए हैं? हाँ, सर्वप्रथम हमें ये जानकारी मिलती है किसने चलाए हैं? सातवाहन। तो हमें सातवाहनों के पता लगते हैं। एक और शीशे के सिक्के हमें मिले हैं, ये तो सातवाहनों के मिले हुए हैं, दूसरे में किसके शीशे सिक्के मिले हैं? हिंद एवं शासक है स्ट्रेटो सेकेंड, उसके भी शीशे के सिक्के प्राप्त होते हैं। लिख लो, हिंद एवं शासक स्ट्रेटो। हाँ भाई, इंग्लिश में इंडो ग्रीक, हिंदी में हिंद एवं स्ट्रेटो सेकेंड के भी शीशे के सिक्के प्राप्त होते हैं। एक पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा है किसी ने। लिखो, सातवाहनों ने सोने तथा चांदी को बहुमूल्य धातु के रूप में माना, बहुमूल्य धातु के रूप में माना, इसलिए उन्होंने इसके सिक्के नहीं चलाए। बात समझ गए? क्या क्या कारण, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, क्या कारण था कि सातवाहन शासकों ने सिर्फ शीशे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलाए? तो हम बता सकते हैं क्यों, क्योंकि इन्होंने सोने और चांदियों को क्या माना है? बहुमूल्य धातु के रूप में माना है। तो बहुमूल्य धातु खर्च करने से अच्छा क्या था? प्रतीकात्मक सिक्के चला ले। तो इन्होंने किसके चला दिए? शीशे के सिक्के चला दिए। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने केवल चांदी के सिक्के नहीं चलाए, चलाए थे। हमने अभी पढ़ा था, जोगलथंबी वाले क्षेत्र में मिले थे, उसी सिक्कों को उन्होंने फिर से चला दिया। तो यानी जहां अपने खर्च नहीं करने थे पैसे, वहां दूसरे पैसा लेके उसी से चला लिया। तो ये तो थे हमारे हिंद के कौन से सातवाहन शासक। तो यानी हमारे तीन बड़े वंश हमारे पास हो गए। कौन कौन से? सातवाहन वंश। ठीक। अब हम चलते विदेशी शासकों की तरफ। फिर हम आके बाद में हम लोग इनको, इनसे जरा, अच्छा एक शासक से और मिलते चले, फिर चले, जिनका नाम है कलिंग का चेदी वंश। इससे इसलिए मिलते चल रहे हैं क्योंकि ये सातवाहनों के स्टार्टिंग समय का पैरेलल है। वाकाटक शासकों को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वाकाटक इनके बाद के टाइम पीरियड है, मतलब इनके खत्म होने के दौरान ही उनका जन्म होता है। लेकिन इनके पैरेलल एक शासन चल रहा है, जो कौन सा है? कलिंग, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं क्या है, ये सब उड़ीसा का क्षेत्र है। यहीं पे पड़ता है कौन सा? कलिंग। तो कलिंग वाले क्षेत्र में एक नया शासन चल रहा है, वो इनके पैरेलल चल रहा है। अब वो पैरेलल किस शासक के पैरेलल चल रहा है, हम एक चीज देखें। वहां पर जो अभिलेख मिला, यहाँ की जानकारी का एक ही स्रोत है, केवल और केवल, वो है यहाँ पर गुफाएं हैं। और उन गुफाओं में एक अभिलेख मिला है, कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। अब तुम्हें यहाँ पर इन चीजों को बड़ा ध्यान से समझना है। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से यहाँ पर दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूज कराते हैं। क्या यहाँ पर उड़ीसा क्षेत्र में दो तरीके की गुफाएं हैं। यहाँ वाले क्षेत्र में एक गुफाएं बोली जाती हैं खंडगिरी की, दूसरी एक गुफाएं हैं जिनको उदयगिरी की भी बोली जाती है। अब कंफ्यूजन आगे चल के तब होगा कि उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में भी हैं और उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी। समझ गए? तो हम अभी जो बात कर रहे हैं, तो इन उदयगिरी गुफाओं में ही एक गुफा मिलती है जिसका नाम है हाथी गुफा।
और उसमें जो लेख मिलता है जिसे बोलते हैं हाथी गुफा अभिलेख, और उस हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग क्षेत्र के एक शासक के विषय में जानकारी मिलती है जिसका नाम है कलिंग राज खारवेल। जिसका नाम क्या है? खारवेल। खारवेल उसमें अंकित कराता है कि उसका जो वंश है जिसको लोग चेदी वंश के रूप में जानते हैं, वो जिक्र करता है अपने दादा का, मेघवाहन या मेघवर्णवाहन उनको कहा जाता है, उनका भी जिक्र वो करता है। और उसमें जिक्र करता है कि क्या क्या उस समय उसके क्षेत्र में हुआ और उसने क्या किया, यानी उसकी सारे जीवन की घटनाएं हैं, उसकी विजयों का वर्णन, उसकी उपाधियों का वर्णन, उसके कार्यों का वर्णन, सारा का सारा हमें किससे मिलता है? उससे मिलता है। फिर उसके बाद और उसके पहले की बहुत कोई जानकारी हमें उस वंश की नहीं मिलती। उस वंश के विषय में हमें उससे पहले की बहुत ज्यादा जानकारी है, उसके बाद की बहुत ज्यादा जानकारी हमें कुछ नहीं मिलती है। तो ऐसा मान सकते हैं कि संभवतः इन लोगों ने, किसने, ये जो सातवाहन शासक इन लोगों ने जीत लिया होगा, और जीतने के बाद ये पूरा क्या क्षेत्र हो गया होगा? इन्हीं का हो गया होगा। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई अगर तीनों समुद्रों पर अगर इनको करना है तो ये पूरा क्षेत्र तो इनके अधिकार में होना ही चाहिए। तो हम एक वंश पढ़ लेते हैं जो क्या नाम है, कलिंग सब गलत ही टाइम फोन क्यों करते हैं भाई? सबको क्या पता है कलिंग का छेदी या मेघ वर्णवाहन, मेघ वर्णवाहन वंश। मेघ वर्णवाहन या मेघ वाहन भी बोल देते हैं, क्योंकि होता है ना थोड़ी थोड़ी बुकों में थोड़ा थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। हम इसलिए दोनों को नाम एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे एक दो वंश ऐसे हैं जिनमें अदर नेम्स को भी महत्वता दी गई है, वो दूसरे नाम से पूछ लेते हैं। अब इसके विषय में जानी गया जगह कौन सी होगी? कलिंग। कलिंग कहाँ का क्षेत्र पड़ता है? उड़ीसा का क्षेत्र। भाई इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं। अब इसमें इस वंश के विषय में इसका स्रोत क्या है? इसका एक ही बड़ा स्रोत है। कौन? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी गुफा अभिलेख। इस वंश के विषय का एक ही बड़ा कौन है? हाथी गुफा अभिलेख। ये स्थित कहाँ है? इसकी स्थिति कहाँ है भाई? क्यों स्थिति इसलिए लिखा रहे हैं बार बार, देखो क्यों, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होगा आगे चल के, अभी नहीं हो रहा है, आगे होगा। उदयगिरी की गुफाएं। कौन, कौन सा? उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कौन सी वाली? उड़ीसा में जो। शासक किसका उल्लेख है? कलिंगराज खारवेल। हमें इसमें उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? कलिंगराज खारवेल का। अब आते हैं इन गुफाओं में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, उनको सब एक साथ समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इस हाथी गुफा अभिलेख में क्या क्या वर्णन है। इसमें जो लिखवाने वाला व्यक्ति है वो कौन है? खारवेल। क्लियर? ये बात हम समझ गए कि ये किससे संबंधित है? कलिंगराज खारवेल के संबंधित है। अब जो ये चेदी या मेघवान वंश है, इस वंश का जो संस्थापक था, इससे इस अभिलेख से हमें पता लगता है इसका जो संस्थापक था वो कौन था? मेघ वर्णवाहन।
या फिर मेघवाहन। इसलिए क्योंकि नाम में तुम्हें बुक में कहीं कहीं डिफरेंस हो जाते हैं, तो तुम कंफ्यूजन ना क्रिएट करो, इसलिए हम दोनों बता देते हैं हमेशा कि अलग अलग बुकों में इसको अलग अलग ऐसे लिख देते हैं तो उसमें तुम कंफ्यूज ना हो। ये संस्थापक है किसका? चेदी वंश का, जो कलिंग में है। चेदी वंश। अब इस अभिलेख, गुफा अभिलेख में पहली चीज तो हमें ये संस्थापक के बारे में पता लगता है। उल्लेख किस किस का है? अच्छा, अभिलेख में उल्लेख आओ पहली चीज बात करते हैं। पहली चीज की बात करते हैं जिसमें किसकी? खारवेल की उपाधियां। इसमें किसकी मिला है? खारवेल भाई, जिसके नाम से लिखा जाएगा ना उसके सम्मान में तो दो चार वर्ड आगे लिखाए जाते हैं, तो जो दो चार वर्ड हैं सम्मान में वही उपाधियां बन जाती हैं। तो इसकी उपाधियां क्या मिलती हैं? पहला तो यही मिलता है, कलिंगराज, कलिंगाधिपति, महाराज। क्या मिलता है? महाराज। ठीक, महाराजाधिराज। क्लियर बात? अब इसमें भी एक नई ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट है? ये जो उपाधि है, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो मिला वो कौन सा है? सीधा क्वेश्चन। महाराज की जो उपाधि का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। पहली बार किसी में लिखित रूप में महाराज की उपाधि का स्रोत मिला वो कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहली बार होता है इतिहास में वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। लिखो, यहीं पे लिख लो एक पॉइंट। महाराज की उपाधि का यह यह प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। बहुत सी चीजें नई नई मिलने वाली हैं इससे। अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला पॉइंट देखो, एक तो ये मिला। दूसरा, इसमें ये कहा गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट समझो, इसमें तीन चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल यूनिक है। दूसरी एक यूनिक बात क्या थी? इन गुफाओं, इस अभिलेख में एक चीज कही गई। क्या? इसमें यह कहा गया कि भारत को, भारत वर्ष सबसे पहले जिस अभिलेख में कहा गया वो भी यही है। हाँ लिखो, भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम उल्लेख या अभिलेखीय उल्लेख, भारतवर्ष का प्राचीनतम अभिलेखीय उल्लेख, भारतवर्ष, यानी भारत के लिए क्या यूज किया गया है? एक्चुअली में ये प्राकृत भाषा में है तो भारतवर्षम कहा गया है। प्राकृतिक भाषा को हम अगर ट्रांसलेट करके लेते हैं तो क्या बन जाता है? भारतवर्ष। समझ गए? तो भारतवर्ष को जो वर्ड यूज किया करता है, भारत के लिए क्या यूज करते हैं? भारतवर्ष यूज करते हैं। तो वो सबसे पहला अभिलेख किसमें मिलता है नाम? हाथी गुफा अभिलेख में। अगला पॉइंट देखो, सब पहली बार है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है हाथी गुफा अभिलेख। देखो, नहरों के निर्माण का, नहरों के निर्माण का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य,
नहरों के निर्माण का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, यानी इससे पहले कभी भी कहीं लिखित रूप से अभिलेख के रूप में कहीं भी नहरों के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया। अब इसमें उल्लेख क्या है समझना, किस तरीके से उल्लेख है। इसमें यह कहा गया कि कलिंग पर बहुत समय पहले महापद्म नंद ने आक्रमण किया था। नंद वंश का शासक याद आया, हमने लिखाया था कि नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक, उसका उल्लेख हमने बताया था यहां मिलता है। उसमें यह लिखा गया कि महापद्म नंद ने कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण किया था और कलिंग क्षेत्र से वो एक जैन मूर्ति उठा के कहां ले गया, पाटलिपुत्र ले गया। और उसको जीतने के बाद उन्होंने ही इस क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराया था। उसने ही क्या इस क्षेत्र में क्या कराया था, नहरों का निर्माण कराया था। तो ये नहरों के निर्माण का पहला अभिलेख मिला, लिखित मतलब। अब ऐसे तो हो सकता है कि कहानी कविताओं में पुराना भी जिक्र है, लेकिन जो अभिलेखी साक्ष्य जो लिखित वाला वो कहीं नहीं मिला। वो कहां मिलता है, इसमें ही। ठीक, दूसरी एक चीज क्या है, अब ये क्या कहते हैं उसके आगे। उन्होंने पहला तो यही कहा कि इस क्षेत्र पर किसने आक्रमण किया था, महापद्म नंद ने आक्रमण किया था। और वो यहाँ से क्या जैन की एक मूर्ति उठा ले गए, और जैन की मूर्ति उठा ले गए यहाँ से, और फिर यहाँ पर क्या करा गए, लोगों के लिए लहरों का निर्माण करा गए। अब कलिंगराज खारवेल आगे बोलता है कि मैंने फिर से पटना पर आक्रमण करके वहां से फिर वो जैन मूर्ति को वापस अपने राज्य में स्थापित कराया। इनसे इनकी बड़ाई नहीं करना चाह रहा था, वो बताना चाह रहा था कि पहले ये ले गए थे फिर हम लेके आए वापस। तो ये बात कहानी है, समझ गए। तो इसमें क्या है, अपनी विजय भी बता रहा है कि हमने 2 4 तीर मार दिए इधर उधर। तो इस चीज का भी जिक्र कर रहा है कि हमने इसके डंडा तोड़ा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, अब वहां से उठा लाए। ये बताने की कोशिश है इसकी। लिख लो भाई, पॉइंट लिखो, लिखो। इसमें किसका उल्लेख में लिखो, नंद वंश के शासक या महापद्म नंद, सीधे जानते हो नंद वंश के शासक हैं, बार बार जरूरी नहीं इतना लिखा लंबा लिखाना। महापद्म नंद द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण कर जैन मूर्ति को पाटलिपुत्र ले जाया गया। जैन मूर्ति को महापद्म नंद द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण कर जैन मूर्ति को कहां ले जाया गया, पाटलिपुत्र ले जाया गया। ले जाया गया, ले जाया गया। खारवेल द्वारा, कामा करके लिख लो, खारवेल द्वारा पुनः उसे कलिंग लाया गया। इसका मतलब इसने आक्रमण किया होगा, युद्ध किया होगा, जिससे ये क्या लेके आया, मूर्ति लेके आया। तो याद रखना है कि भाई किसने सबसे पहले कलिंग का वर्णन कहाँ मिलता है, किसने किया था आक्रमण, महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने जब आक्रमण किया तो उसने 2 बड़े काम किए, इस क्षेत्र में नहरों का निर्माण करा गया और जैन मूर्ति लेके चला गया। खारवेल जब आया तो उसे एक बार जैन मूर्ति वहां से उठा के यहाँ ले आया, और उसने इस बात का उल्लेख किया कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या बना दी थी, नहरों का निर्माण। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण चीज है। क्या, पहली महत्वपूर्ण चीज, जो पहली महत्वपूर्ण चीज वो ये कि क्या दिख रहा है हमें इसमें, अरे, कि भारतवर्ष का पहला उल्लेख है, पहली बार अभिलेखी साक्ष्य है। यहाँ पर महाराज की उपाधि का पहला अभिलेखी साक्ष्य है, नहरों के निर्माण का भी पहला अभिलेखी साक्ष्य। ये 3 चीजों में ये सब पहला है। अब इस चीजों को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या एहसास होता है कि एक तो इस अभिलेख में एक पॉइंट और लिख लो, फिर और आगे बढ़े। एक लिख लो, इस अभिलेख में खारवेल की विजयों का वर्णन किया गया है। कहां कहां ये कब, वर्ष भर कैसे, कब कब ये करता रहा। इसी इस अभिलेख से खारवेल की विजयों का वर्णन प्राप्त होता है।
हाँ, विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। देखो, अब जानने के चल के बस याद करने के लिए सुन लो बस हल्का। इसके इसी से हमें यह प्राप्त होता है कि खारवेल जब 16 साल का था तभी युवराज बन गया और पिता के नियंत्रण में अपना क्या कर देखने लगा, शासन देखने लगा। जब ये 24 साल का हुआ, 9 साल बाद, सॉरी 24 साल का हुआ, 9 साल बाद ही हो गया वो, 24 साल के जब हुआ ये, तब इसको क्या मिला, शासन प्राप्त हुआ। तब इसने अपना शासन प्रारंभ किया और शासन प्रारंभ करने के बाद ही इसने क्या लिखवाया था, ये अभिलेख लिखवाया था। इन सब बातों को पढ़ने के बाद तुम ये हमें बताओ कि ये जो चेदी वंश है कलिंग का, ये किस धर्म को मानने वाला था। बताओ, इसके बारे में आपने इतना भी कुछ पढ़ा, तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है ये किस धर्म को मानने वाले रहे होंगे। जैन धर्म। सारी लड़ाई झगड़ा किस पे दिखा रहे हैं फोर्स करके, जैन पे। यही बात है, ये कैसा धर्म था, किस तरीके का था, जैन धर्मी वंश था। लिख लो भाई, पढ़ने भूल जाओगे तुम लोग एग्जाम टाइम तक। हाँ, देखो, यह वंश जैन धर्म का अनुयायी थे, अनुयायी था। या कलिंग राज खारवेल का भी केवल नाम आता है तो भी हम उसको लिख सकते हैं, वो किस वंश को मानने वाला था, जैन धर्म को। बात समझ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट शासक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब पहली पहली बार है। जब ऐसे कोई चीजें होती हैं जहां पहली बार चीजें ज्यादा होती तो इतिहास में वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें तो हम 3-4 चीजें ऐसी देख रहे हैं जो सब पहली बार है। अच्छा, एक और इसमें कैसे हम कह पा रहे हैं कि ये 7 वाहनों के पैरेलल था, इसके लिए हम कह पा रहे हैं इस कारण से क्योंकि इस गुफा अभिलेख में एक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, सातकर्णी फर्स्ट का। सातकर्णी फर्स्ट, जो हम संस्थापक मानते हैं किसका, सातवाहन वंशों का वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लेते हैं। एक पॉइंट यही लिखो भाई, लिखो, इसमें सातवाहन शासक सातकर्णी फर्स्ट को, सातकर्णी फर्स्ट को फर्स्ट को समकालीन शासक बताया गया है। समकालीन शासक बताया गया है। बात समझ गए। यानी इससे ही हमें पता लग रहा है। अब देखो, सातकर्णी फर्स्ट जो स्टार्टिंग पीरियड के शासक है किसका, सातवाहनों का, उसको जब अपने समकालीन बताया जा रहा है, इसका मतलब ये वंश भी उसी टाइम के पैरेलल चल रहा होगा। ठीक, इसीलिए हमने इसको पहले पढ़ा दिया यहां पर, क्योंकि फिर ये लास्ट में लाते तो फिर बाद में समझते तो लगता है कि नहीं ये कितना पुराना वंश था भाई। अब इससे भी ये पता लग रहा है ये पैरेलल वंश चल रहा है किसके। तो ये हमें जो अभिलेख मिला, हाथी गुफा अभिलेख, इससे हमें क्या क्या चीजें जानकारी मिल गई। उसके 24 साल का जो करियर था, मतलब राजा का, राजा के रूप में, उसके विषय में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। ऐसा ही नहीं है कि इन गुफाओं के अलावा कोई और गुफाएं नहीं है। 2 तरीके की गुफाएं हैं यहाँ पर जो निर्माण कराई गई इस वंश द्वारा। उनको एक जरा एक लाइन और लास्ट में लिख दे रहे हैं उसी में, वरना तुम मिस हो जाएगा तुम्हारा। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से कभी आई तो परेशान हो जाओगे। एक पॉइंट उसी में और ऐड कर दो, लिखो, लिखो, इस समय इस समय उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया गया। खंडगिरी, खंडगिरी एक नया नाम आ गया। उदयगिरी तो पढ़ा अभी हमने, खंडगिरी नहीं पढ़ा था। खंडगिरी भी आ गई जगह। ये सब के सब कहां पर हैं, कलिंग क्षेत्र में और ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में। क्योंकि अगर मान लो इन केसेस कभी खंडगिरी दे दिया तो तुम परेशान हो जाओगे, तुमने कभी सुना ही नहीं था। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कैसा,
कि उदयगिरी खंडगिरी एक साथ कर दे तो भी ये जान लेना कहाँ वाले क्षेत्र की है, उड़ीसा, और ये कलिंग से संबंधित है, और कलिंग में भी किससे, खारवेल के टर्म की। चलो भाई अब ये तो हमारा हो गया, अब बताओ कोई तुम्हारा क्वेश्चन हो।